मुस्तफा कमाल। बीबीसीएन 18 टीवी में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। अब चलते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। आज की प्रमुख खबरें विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के मौके पर आयोजित दिव्यांग अधिकार सम्मेलन का नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने उपस्थित सभी दिव्यांगजनों को अपने जीवन संघर्ष से बेहतर प्रदर्शन करने और सभी के लिए सकारात्मक प्रेरणा स्रोत बनने के लिए बधाई दी। उन्होंने नीतीश सरकार के द्वारा बिहार के लाखों दिव्यांग नागरिकों की चिर परिचित मांगों की अनदेखी करने, उनके लिए आरक्षण को ईमानदारी से लागू नहीं कर और संस्थात्मक धोखाधड़ी को बढ़ावा देने की नीति की आलोचना भी की। तेजस्वी यादव ने सभी को विश्वास दिलाया कि उनकी राजनीतिक दिव्यांगजनों के लिए समुचित सहभागिता, समान अवसर और समावेशीकरण के लिए प्रतिबद्ध शहर के गया कॉलेज के प्रांगण स्थित मुंशी प्रेमचंद सभागार के प्रांगण में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा शनिवार को नगर विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन के साथ साथ लोकार्पण किया गया। मौके पर मुख्यमंत्री ने पटना के संवाद भवन से वर्चुअल के माध्यम से यह कार्यक्रम किया। वहीं गया में आयोजित कार्यक्रम में महापौर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान, जिलाधिकारी अभिषेक सिंह, डिप्टी मेयर अखौरी ओंकारनाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव, नगर आयुक्त सावन कुमार, पार्षद सहित अन्य लोग मौजूद थे। और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए यहाँ पर और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए सभी जगह के सभी बहनों एवं भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में मैं सबसे पहले आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं और मैं नगर विकास विभाग को विशेष तौर पर बधाई देता हूं कि उन्होंने कई कार्यक्रमों का आज उद्घाटन और शिलान्यास किया है पूरे बिहार के विभिन्न शहरों के लिए, जिसके बारे में जानकारी दी गई है और सब जगह के लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए हैं। सब लोगों को हम लोग देख रहे हैं, तो ये खुशी की बात है कि सब लोग यहाँ से इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और जहाँ का भी कार्यक्रम हो रहा है वहाँ के सब लोग इस मामले से जुड़े हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। अब जो कुछ भी काम किया जा रहा है आज, जिसका भी उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है, जिसके बारे में तो बता ही दिया गया है। अब जो कुछ भी काम किया गया है, आप जानते हैं कि यहाँ पर जो कुछ भी नगर विकास के लिए भी जो काम हम लोगों ने किया है, जब से हम लोगों को काम करने का मौका मिला है, उसके पहले की क्या स्थिति थी और जब से हम लोगों को काम करने का मौका मिला है, तो हम लोगों ने इसमें निरंतर इसके प्रगति का और इसमें सुधार लाने का जो प्रयास किया है, ये सबको मालूम होना चाहिए और खास करके नई पीढ़ी को ठीक ढंग से इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। क्या स्थिति थी? 2005 में शहरी निकायों की कुल संख्या 112 थी और कुल आबादी थी 81,49,022 और अब 2021 में शहरी निकायों की कुल संख्या बढ़कर हो गई 258 और आबादी हो गई 1,58,71,525। तो अब कितना बड़ा परिवर्तन आया शहरी निकायों में, ये आप सब लोगों को मालूम है। और कितने जगहों को हम लोगों ने शहरी क्षेत्र में शामिल किया गया। और अभी आप जानते ही हैं कि इस बार भी और पिछले साल भी इसके बारे में जो विचार विमर्श किया गया सभी जगहों के बारे में, और सब लोगों से परामर्श लेकर के इसके बारे में घोषणा की गई
कि अब कहाँ कहाँ, और जिसके बारे में यहाँ पर तो प्रेजेंटेशन में बता दिया कि कितने जगहों पर नगर इसमें तीनों प्रकार में जो इसमें परिवर्तन हुआ, ये अब सब लोग जानते हैं। नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, ये सब में जो बढ़ोतरी हुई है और आबादी बढ़ी है, और जो चुनाव होने वाला था पंचायत का, उसके पहले ही कई जो ग्रामीण इलाके थे उनको शहरी क्षेत्र में शामिल किया गया। तो ये सब काम तो किया गया है। अब उसके बाद इन सभी इलाकों के विकास के लिए विशेष काम किया जाएगा, और इसके बारे में बहुत विस्तृत चर्चा हम लोग कर चुके हैं, और अनेक जगहों पर जा करके भी हम लोगों ने क्या क्या करना चाहिए इसके बारे में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ चर्चा की है। और आज भी कई जगहों का, पटना का ही दिखा रहे थे कि कहाँ कहाँ जा करके हम लोगों ने देखा और उस समय क्या बातचीत कर रहे थे, और उसके बाद जो कुछ भी निर्णय हुआ, इसके लिए तो मुझे खुशी है और मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूँ। लेकिन विभिन्न समूहों को दिया गया है, और आने वाले समय में बहुत सारी योजनाएं भारत सरकार की, बिहार सरकार की जो कार्यान्वित हो रही हैं, चाहे अमृत योजना हो, हृदय योजना हो जिसमें पार्क बन रहा है, या बहुत जगह जो नाले का काम करना है, बाकी चीज़ काम करना, वो भी होना है। मैं आशा करता हूं कि गया शहर आने वाले समय, खासकर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैं आशा करता हूं कि गया शहर की जो गरिमा है और गया शहर का जो महत्व है, उसके अनुरूप नगर निगम के द्वारा इसको विकसित किया जा सकेगा। जिला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने हत्याकांड मामले में 4 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। साथ ही गिरफ्तार लोगों के पास से हथियार भी बरामद किया गया है। इस संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक आदित्य कुमार ने बताया कि विगत 23 अक्टूबर की रात्रि जिले के शेरघाटी थाना क्षेत्र के काजी मोहल्ला स्थित रूबी श्रृंगार दुकान के स्टाफ मोहम्मद तैयब आलम को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद से पुलिस ने इस घटना को चुनौती के रूप में लिया और इस मामले में सिटी एसपी राकेश कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम का भी गठन कर लगातार मामले की छानबीन की गई। इस दौरान यह गुप्त सूचना मिली कि शेरघाटी थाना क्षेत्र के हमजापुर गांव के समीप घटना में शामिल अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए कई थानों की पुलिस के द्वारा हमजापुर में छापेमारी कर फोटो खान और पंकज पासवान को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मौके से 3 अन्य अपराधी भागने में सफल रहे, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस के द्वारा छापेमारी लगातार जारी है। 2021 को एक शाम को 8 बजे शेरघाटी थाना के अंतर्गत एक काजी मोहल्ला में एक मर्डर हुआ था, जिसमें एक रूबी श्रृंगार के में एक काम करता था स्टाफ तैयब आलम करके, उसको गोली मारी गई थी। इसमें 681/21 एक केस दर्ज किया गया था 302 में। उसी के लिए हम लोग तभी से लगे हुए थे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो थी वो मिसमैच आ रही थी। उसमें सिटी एसपी साहब और एसडीपीओ साहब ने काफ़ी गंभीरता से इसको लेते हुए तभी से लगातार लगे थे, मगर कोई लाभप्रद लीड नहीं मिल पा रही थी। फिर एक लीड मिली, जिसमें इन लोगों ने आगे काम करना शुरू किया। तो उसमें एक हेमजापुर में 4 तारीख को ही इनको सूचना मिली कि कहीं पे कुछ लोग जो है कुछ बड़ी घटना करने के फिराक में हैं। वहाँ से इन लोगों ने लीड लेके जब उस पर पकड़ा उन लोगों को, तो 2 लोग पकड़े गए, एक पंकज पासवान और एक फोटो खान। ये 2 लोग पकड़े गए वहाँ से, और उन्हीं की से पूछताछ करी, क्योंकि पंकज पासवान पे पहले भी शक था। जब उससे पूछताछ की गई तो उन लोगों ने बताया पूरा कि कैसे क्या क्या किया है, इसको कैसे किस तरह से मारा था, गोली मारी थी। इसका सार ये है कि इसकी जो वाइफ है अफशा प्रवीण, इससे 2009 में मृतक तैयब आलम ने शादी करी थी, लव मैरिज थी। इनके 2 बच्चे हैं अभी, और इनका आपस में कुछ जो होता है नॉर्मली खटपट भी थी, परंतु इसका जो इलिसिट रिलेशन है जीशान नाम का एक व्यक्ति है उससे था। जीशान की उम्र 26 साल है, वो भी गिरफ्तार हुआ है। इसने उसको कहा उसको कि मार दो ताकि हम लोग आपस में फ्री हो जाएं। उन दोनों का पहले से इलिसिट रिलेशन था, इसीलिए उसने 2 लाख में बात हुई, जिसमें महिला ने अपने 1 लाख के गेवर जो है गिरवी रख के उसको 1 लाख रुपए दिए। 1 लाख रुपए ड्यू थे। जीशान ने ही सेटिंग करी इसकी आगे फोटो खान, ये अरमानुल्लाह और एक पंकज पासवान से, और एक अन्य व्यक्ति और है जो अभी गिरफ्तार नहीं है, उसके लिए भी हम लोग लगे हुए हैं कि इसको मार दो। तो इसी क्रम में उसने मारा, और साथ ही साथ इसके अलावा 3-4 केसेस में पहले से भी वांटेड रहा है। फोटो खान जो है आदतन क्रिमिनल है, और पीछे कई सारी घटना जो बीच में लूट की और डकैती की जो NH पे हो रही थी, उसमें भी इसका नाम था, पंकज पासवान का नाम था।
और ये काफ़ी दिनों से आदतन क्रिमिनल है। इसने एक और मर्डर किया था गुरुआ में 8 फरवरी को 2021 को। उसमें भी इसने कन्फेस किया है कि इसको मारा था। टोटल जो बात थी इन लोगों की, लगभग जो फोटो खान है वो पिछले 6 साल से हम लोग इससे फरार चल रहा था और कई सारे हत्या के केस में भी ये वांटेड था। और एक गुरुआ का जो केस था उसमें भी ये वांटेड था पंकज पासवान। इनके पास से जो बरामद हुआ है 2 देसी कट्टे बरामद हुए हैं, 5 जिंदा गोली। ये बात संज्ञान में आई है कि एक ट्रैक्टर रोका था, कुछ 2 होमगार्ड थे, इससे पहले ही और फोर्स पहुंचती, कुछ लोगों ने छीन के ले गए। हम लोग उस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। सब पे लोग जो हैं चिन्हित हैं और गिरफ्तारी की जाएगी। मंगोलियाई सांसद के अध्यक्ष सहित 23 सदस्य शिष्टमंडल गुरुवार को 2 दिवसीय दौरे के क्रम में बोधगया पहुंचे थे, जहां वे दिल्ली से इंडिगो विमान से गया एयरपोर्ट पहुंचे थे। इस दौरान उनके शिष्टमंडल में रहे एक सुरक्षाकर्मी का फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर छूट गया था, जो गुरुवार को ही दूसरी फ्लाइट से दिल्ली से पटना एयरपोर्ट आया और वहीं सड़क मार्ग से बोधगया पहुंचे। जब बोधगया पहुंचने पर उसकी रैपिड जांच की गई तो उसकी रिपोर्ट में इंक्लूसिव आया, यानी ना ही नेगेटिव और ना ही पॉजिटिव, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उसे क्वारंटाइन कर दिया। वहीं शुक्रवार को RT-PCR जांच कराई गई, जिसके बाद उसमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया। राहत वाली बात यह है कि इसमें सभी शिष्टमंडल से इनका संपर्क नहीं हुआ था। इस तरह से लोग सभी सुरक्षित हैं। फिलहाल जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम उन्हें मगध मेडिकल अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखे हैं। हालांकि ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए उनकी जांच भी कराई जाएगी। गया के जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने बताया कि जो सुरक्षाकर्मी पॉजिटिव आए हैं वह शिष्टमंडल के साथ नहीं थे। दूसरे फ्लाइट से वह पटना पहुंचे थे और उसके बाद बोधगया। शिष्टमंडल से मिलने के पहले ही उनकी जांच कराई गई, जिसमें वह कोरोना पॉजिटिव आए। इलाज के लिए उन्हें मगध मेडिकल आइसोलेट किया गया है। देखिए, ये सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि रेगुलर टेस्टिंग बिहार में हो रही है और बिहार सरकार का दिशा निर्देश बहुत स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति बाहर से जो आता है उसका टेस्ट करना है और उसी के आलोक में जो भी व्यक्ति आते हैं उनका टेस्ट हो रहा है और हर दिन कहीं ना कोई पॉजिटिव निकलता ही है। इसी सिलसिले में जो डेलीगेशन आया मंगोलिया का उसमें भी टेस्ट हुआ था और सभी लोग नेगेटिव निकले हैं। केवल एक सुरक्षाकर्मी जो था, जो कि अलग से आया था, साथ में नहीं आया था डेलीगेशन के, वो अलग से वाया पटना होके आया था, वो पॉजिटिव निकला और उसको अकॉर्डिंगली आइसोलेट कर दिया गया। दूसरा, उसके साथ में जो संपर्क में जो लोग आए थे उनका भी टेस्ट कराया गया है और अभी तक सभी लोग मोस्टली नेगेटिव ही हैं। मैं लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि ये जो सिचुएशन है कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो नया जो आया है ओमिक्रॉन का अभी तो ये WHO डिसाइड करेगा, ये इसमें मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो उसका कराएंगे सैंपल। बिहार शिक्षा परियोजना गया के द्वारा विशेष प्रशिक्षण गैर आवासीय हेतु प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षकों का हरिदास सेमिनरी गया में 4 दिवसीय जिला स्तरीय विशेष आवासीय प्रशिक्षण का आयोजन हुआ, जिसमें जिले के विभिन्न प्रखंडों से प्रखंड स्तरीय 2 प्रशिक्षकों ने भाग लिया। मौके पर रविवार को प्रशिक्षण के तीसरे दिन सभी प्रतिभागियों को भाषा और गणित विषय पर आधारित प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर प्रशिक्षक राजेश कुमार ने बताया कि अनामांकित बच्चों को विद्यालय में लाकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ना और उन्हें वर्ग तथा विषय आधारित ज्ञान देना, यही प्रशिक्षण का मुख्य मकसद है, जिसके लिए सभी प्रखंड में 2 प्रशिक्षकों को तैयार किया जा रहा है। मौके पर प्रशिक्षक रजीत कुमार भी मौजूद थे। सर, ये प्रोग्राम का नाम प्रयास है और जो विद्यालय से बाहर के बच्चे हैं जो अनामांकित रह गए या छिजित हो गए, इन बच्चों को पुनः मुख्य धारा में जोड़ने के लिए 6 महीने से 9 महीने का उसी विद्यालय में एक गैर आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाना है, जिसके लिए संबंधित प्रखंडों से 2 प्रशिक्षक को हम लोग तैयार कर रहे हैं जिला स्तर पर और उनका ये 4 दिवसीय प्रशिक्षण है। इस प्रशिक्षण में उन लोगों को कैसे शिक्षकों को तैयार करना है, किन किन विषयों पर प्रशिक्षण देनी है, ताकि जो मुख्य धारा से अभिवंचित रहेंगे बच्चे, जो दूसरी तीसरी चौथी में आते आते किसी कारणवश या तो विद्यालय छोड़ दिया या छिजित हो गए या कुछ बच्चे स्कूल गए ही नहीं, उनको स्कूलों में जोड़ना है और उनको ये अमूमन 6 महीने से 9 महीने तक का एक प्रशिक्षण देना है, विशेष प्रशिक्षण, और उनको फिर से मुख्य धारा में जोड़ देना है। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम राजेश कुमार सिन्हा है और मैं ऐसे उत्क्रमित उच्च विद्यालय खिजरसराय आदमपुर में पदस्थापित हूँ और यहाँ पर प्रशिक्षक की हैसियत से ये प्रशिक्षण। सरकार सबका साथ सबका विकास पर काम करने का विचार रखती है, मगर यही विचार कई जगहों पर विफल होते दिखाई देता है। रेलवे टिकट काउंटर के निकट दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक, महिलाओं के लिए अलग अलग टिकट काउंटर बनाए जाते हैं,
मगर वहीं सरकार यह भूल जाती है कि दिव्यांगजनों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए और महिलाओं के बैठने के लिए भी स्थान इर्द गिर्द निर्धारित किया जाना चाहिए था। बैठने का स्थान नहीं होने से आमजन तो अपना सहारा फर्श को बना लेते हैं, लेकिन वृद्धजन और दिव्यांगजन और महिलाएं काफी असहज महसूस करती हैं। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के कनीय अभियंता विवेक कुमार केसरी ने गुरारू थाना क्षेत्र के रौंदा बिशनपुर, रौदा मठ, सुदर्शन बीघा गांवों में अवैध बिजली उपयोग करने के विरुद्ध छापेमारी की, जिसमें तीनों गांवों में एक एक व्यक्ति अवैध बिजली का इस्तेमाल करते पकड़ाए। सुदर्शन बीघा गांव में रवि कुमार को 64,000 रुपये, रौंदा बिशनपुर गांव में रामाशीष पासवान को 26,000 रुपये और रौंदा मठ गांव में विष्णुदेव भारती को 21,000 रुपये जुर्माना किया गया तथा इन लोगों पर अवैध रूप से विद्युत चोरी करने के विरुद्ध जेई के द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने के लिए गुरारू थाना में आवेदन भी दिया गया है। देश सेवा में भारतीय सेना के कैप्टन रहे अब्दुल अजीज पिछले कई महीनों से बीमार चल रहे थे। गौरतलब हो कि अब्दुल अजीज अपने सेवा काल में ही एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गए, जिसके बाद उनका इलाज कई अस्पतालों से होते हुए कोकिलाबेन अस्पताल मुंबई में करवाया गया। देश के जवान बीमारी से एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए अंततः आज जंग हार गए और देश की सेवा में अपने सर्वोच्च न्यौछावर कर आज इस दुनिया से अलविदा हो गए। अब्दुल अजीज गया के प्रतिष्ठित उर्दू अखबार संवाददाता फैजान अजीज के पुत्र थे। गया में पत्रकारिता जगत में भी आज गहरा शोक देखने को मिला है और सभी ने पीड़ित परिवार के साथ अपनी संवेदना व्यक्त की है। VBCN IBN टीवी में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। तब तक के लिए हमें और VBCN IBN टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।